बहुत समय पहले, उस काल में जब राजाओं का साम्राज्य और गांवों की शान अपनी बुलंदियों पर थी, एक वीर जाट रहता था। नाम था वीरपाल। ऊंचा कद, चौड़े कंधे, बाज की तरह तेज आंखें और दिल में दूध जैसा सच्चा प्यार। उसका हर दिन खेतों में मेहनत करते हुए बीतता, मगर रात के सपनों में बसती थी रानी। रानी, गांव की सबसे सुंदर, तेज और स्वाभिमानी जाटनी। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, किसी ऐसे इंसान का जो उसके दिल की गहराई समझ सके। पर प्रेम का रास्ता आसान नहीं होता। रानी के पिता, ठाकुर प्रताप सिंह, वीरपाल को पसंद तो करते थे, पर अपनी बेटी के लिए खुद से ऊंचा घराना चाहते थे। सीन, खेतों में पहली मुलाकात। राती की ओस अभी भी हरी गेहूं की बालियों पर झूल रही थी। हल्की हवा बह रही थी और सूरज बस उगने ही वाला था। रानी वहां आई, सिर पर घड़ा और आंखों में चमक। वीरपाल मुस्कुराया। इतनी सुबह राजकुमारी जी को नींद नहीं आती? रानी शर्माकर बोली, किसी के सपने बहुत शोर मचाते हैं। वीरपाल हंसकर पास आकर बोला, अगर वो सपना मैं हूं, तो उसे सच करने की इजाजत दीजिए। दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे यह हंसी प्यार की कस्मों में बदलने लगी। कहानी का अंधेरा पक्ष। काली की एंट्री। राज्य की सीमा पर फैले जंगलों में एक नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। काली, जंगल का सबसे तेज, सबसे चालाक चोर। पर काली चोर क्यों बना, यह रहस्य अभी किसी को नहीं पता था। उस रात चांद के सामने काली की परछाई खड़ी थी। उसके हाथ में तलवार और आंखों में गुस्सा। राजा और उसके आदमी मुझे मजबूर कर सकते हैं। नहीं, मैं चोर हूं, पर गुलाम नहीं। मैं तुम्हारी हूं, वीर। बस वादा करो, कभी हार नहीं मानोगे। वीरपाल ने अपनी मुट्ठी कसकर अपनी तलवार पर रखी। हार मेरे लिए वो शब्द नहीं है, जब दिल में तुम हो और खून में जाट की शान। चांद की रोशनी में दो दिलों ने एक दूजे के नाम जिंदगी लिख दी। पर उन्हें क्या पता था, अंधेरा उन पर टूटने ही वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के किनारे फैले आम के पेड़ हवा में झूम रहे थे, और दूर कहीं बाजरे के खेतों में दियों की टिमटिमाती रोशनी थी। वीरपाल अपने घर के आंगन में बैठा था। उसके हाथों में रानी के लिए बनाई हुई चांदी की चूड़ियां थीं, सीधी सादी पर चमकदार, जैसे उनके प्यार की निशानी। वो मुस्कुरा रहा था, पर मन में एक बेचैनी थी, जैसे हवा में कोई अनहोनी की गंध हो। जंगल की अंधेरी रात। उसी समय पास के जंगल में काली अपने गिरोह के साथ आग के चारों ओर बैठा था। काली के चेहरे पर अजीब सन्नाटा था। उसका साथी बोला, सरदार, इतने दिन से कोई बड़ा माल नहीं उठाया। राजा के गोदाम में खजाना पड़ा है। काली ने धीमे से कहा, राजा का नहीं, इस बार दिल चुराना है। सभी साथी हंस पड़े। दिल, वो भी सरदार का। काली ने अपनी तलवार की धार पर उंगली फेरते हुए कहा, हंसो मत। उस गांव की एक लड़की है, रानी। उसकी आंखें मेरे सपनों में उतर आई है। मैं उसे देखूंगा, बस एक बार। साथी डर गए। गांव में ठाकुर का पहरा है, अगर पकड़े गए तो। काली बोला। काली कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे आग पर तेल गिरा हो। रानी की चिंता। दूसरी ओर रानी भी बेचैन थी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने चांद से कहा, क्या हर प्यार की राह में परछाइयां होती है? मां ने पास आकर पूछा, क्यों बेटी, आज चुप क्यों है? रानी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस सोच रही थी, अगर इंसान सही हो तो किस्मत बदल जाती है, ऐ ना? मां ने आशीर्वाद दिया। हाँ, पर सही रास्ते पर चलने वाला हमेशा परीक्षा से गुजरता है। रानी की आंखें भीग गईं। कहीं न कहीं उसे भी लग रहा था कि कोई अदृश्य खतरा करीब है।
अगली रात गांव में मेला लगा था। ढोलक की थाप, बाजे की गूंज और हवा में गुड़ और पराठों की खुशबू। रानी अपनी सहेलियों के साथ आई थी, नीली चुनरी में सजी, जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो। उसी मेले के बीच भीड़ में काली था, चेहरा ढका हुआ, आंखें तेज जैसे बाघ की। उसने रानी को देखा और दुनिया ठहर गई। रानी ने भी एक पल को उस अनजान निगाह को महसूस किया, पर अगले ही क्षण नजर हटा ली। काली के मन में हलचल मच गई। वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो तो जैसे रोशनी का रूप है। वीरपाल की चेतावनी। वीरपाल भी मेले में पहुंच चुका था। जब उसकी नज़र उस नकाबपोश आदमी पर पड़ी, तो उसे कुछ अजीब लगा। वो आगे बढ़ा और कंधे पर हाथ रखकर बोला, कौन हो तुम? चेहरा क्यों छिपाया है? काली ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, रात की हवा हूं, पहचान में नहीं आती। वीरपाल का खून खौल उठा। बातों से खेलना मत, यह रानी है, मेरी इज्जत। काली ने उसकी आंखों में देखा। इज्जत तो दिल में होती है, मालिकाना हक से नहीं। दोनों की नजरों में बिजली सी कौंध गई। रानी बीच में आ गई। वीर, छोड़ दो, जाने दो उसे। वीरपाल ने गहरी सांस ली और कहा, अगर वो फिर यहां दिखा, तो ये गांव उसकी आखिरी जगह होगी। काली ने हंसकर कहा, याद रखूंगा, वीरपाल जाट। कभी कभी किस्मत भी जाल बुनती है। रानी का डर। रात को रानी सो नहीं सकी। वो बार बार सोचती रही, वो नकाबपोश कौन था? उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, कुछ और था, जैसे दर्द। उसे एहसास हुआ, काली के दिल में केवल लालच नहीं, बल्कि कोई छिपा हुआ राज भी है। अगली सुबह संघर्ष का संकेत। सुबह सुबह खबर फैली, राजा के खजाने से चोरी हो गई है और शक गांव के लोगों पर जा रहा है। राजा के सिपाही गांव में घुस आए, लोगों को पकड़ने लगे। वीरपाल ने आगे बढ़कर कहा, हम किसान हैं, चोर नहीं। जिसने चोरी की है, उसे मैं खुद ढूंढ निकालूंगा। सिपाही बोला, अगर नहीं मिला, तो रानी के पिता को बंदी बना लिया जाएगा। वीरपाल का चेहरा कठोर हो गया। ठाकुर मेरे ससुर हैं, अगर उन्हें कोई छुएगा, तो जाट का खून उबल जाएगा। काली की दुविधा। उधर जंगल में काली अपने गिरोह के साथ बैठा था। उसके सामने वही चोरी किया हुआ सामान था, पर उसके मन में अब पछतावा था। पर अब लगता है, मैंने गलत किया। उसने अपने साथियों से कहा, राजा का खजाना वापस जाएगा, किसी भी तरह। साथी हक्के बक्के रह गए। सरदार, अब तो देर हो चुकी है। काली ने तलवार म्यान में डाली और बोला, देर कभी नहीं होती जब दिल बदल जाए। पार्ट 2 का अंत, नया मोड़। काली ने रात में अकेले राजा के महल का रुख किया। वो सामान लेकर जा रहा था, पर भाग्य कुछ और ही चाहता था, क्योंकि उसी रास्ते पर वीरपाल भी निकल चुका था, उसी की तलाश में। जंगल की संकरी पगडंडी पर दोनों की किस्मतें टकराने वाली थीं। एक सच्चाई के लिए, दूसरा अपने पछतावे के लिए। रात थी, नीले आसमान पर कहीं कहीं बादल थे, और ठंडी हवा में जंगल की गंध थी, नमी, मिट्टी और खतरे का एहसास। वीरपाल कंधे पर भाला लटकाए गांव से निकल चुका था। उसके कदमों में गुस्सा था और दिल में चिंता। अगर काली पकड़ा नहीं गया, तो सिपाही पूरे गांव को उलट देंगे और रानी के पिता को जेल। उसके अंदर आग भभक रही थी, काली का बोझ। उधर काली अकेला चल रहा था। हाथ में वो थैला था जिसमें राजा का चोरी हुआ खजाना था, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व नहीं, बल्कि अपराधबोध था। गलत काम किया काली। किसका नुकसान किया? गांव वालों का, उस लड़की का, जिसकी आंखें देखकर दिल पिघल गया था। उसने थैले को कसकर पकड़ लिया। आज रात इसे वापस रख दूंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए।
जंगल की पगडंडी, किस्मत का मोड़। दोनों अलग रास्तों से एक ही पगडंडी पर पहुंच रहे थे। जंगल में पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं भेड़िए की आवाज, और हवा में अजीब सन्नाटा। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ, जमीन पर बस मध्यम प्रकाश। अचानक वीरपाल को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आवाज लगाई, कौन है? सामने आ। काली कुछ कदम आगे बढ़ा, चेहरे पर वही नकाब, पर आंखों में सच्चाई का भार। वीरपाल गरजा, तुम ही हो चोरी करने वाले? काली शांत था, हाँ, गलती मेरी है, सजा भी मैं ही भुगतूंगा। वीरपाल ने भाला लहराया, झूठ मत बोल, तुम जैसे चोर कभी सच नहीं बोलते। काली ने थैला आगे बढ़ा दिया, ये रहा खजाना, मैं इसे वापस करने निकला था। वीरपाल थम गया। उसने थैले को देखा, काली की आंखों को देखा, और पहली बार उसे लगा, ये आदमी सिर्फ चोर नहीं, इसके अंदर कुछ और भी है। भावनाओं का तूफान उठा। वीरपाल का गुस्सा चरम पर था। तुम्हारी वजह से मेरे गांव पर मुसीबत आई। रानी के पिता जेल जाने वाले थे। काली झटका खा गया। वो दुखी आवाज में बोला, मैंने सोचा भी नहीं था, मेरी गलती से किसी बेकसूर पर आंच आएगी। वीरपाल गरजा, सोचते चोर नहीं, आदमी सोचते हैं। काली अब भी शांति से बोला, मैं चोर हूं, पर बुरा इंसान नहीं। वीरपाल को यह बात और अधिक चुभ गई। दो दिग्गजों की भिड़ंत। अचानक वीरपाल ने हमला कर दिया। भाला बिजली की तरह आगे बढ़ा। काली ने छलांग लगाई। भाला उसके कान के पास से निकल गया और पैर की छाल काट गया। काली बोला, मैं लड़ना नहीं चाहता। वीरपाल चिल्लाया, चोरों को चाहने का हक नहीं होता। दोनों भिड़ गए। वीरपाल ताकतवर, सीधे वार वाला, और काली तेज, हवा जैसा, चपल। भाला, तलवार, मुक्के, लात। जंगल में युद्ध की आवाज गूंज उठी। पत्ते उड़ने लगे, डालियां टूटने लगीं। काली ने कई बार कहा, रुको, सुनो, पर वीरपाल का गुस्सा थम नहीं रहा था। अंत में काली ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है वीरपाल, अगर लड़ाई ही चाहते हो, तो काली भी पीछे नहीं हटेगा। किस्मत का घाव। काली का एक वार वीरपाल के कंधे पर लगा। खून बहने लगा। वीरपाल लड़खड़ा गया। भाला गिर पड़ा। काली पीछे हट गया। मैंने जान से नहीं मारा, सिर्फ रोकने के लिए। वीरपाल ने दर्द से कहा, तू मुझसे रानी भी छीनना चाहता है, इसीलिए मेले में घूमा था न उसके पीछे। काली चौंक गया। रानी, वो लड़की? वीरपाल गरजा, हाँ, वो मेरी रानी है। काली की आंखों में कुछ टूट गया, जैसे दिल फट गया हो। वो धीमे से बोला, तो किस्मत मेरा मजाक उड़ा रही है। काली पेड़ के सहारे बैठ गया। उसने पहली बार अपनी आवाज धीमी कर ली। मैंने जिंदगी में कभी किसी को चाहा नहीं था, बस उसे देखा, और दिल थम गया। वीरपाल का चेहरा सख्त हो गया। काली आगे बोला, पर मैं उसकी किस्मत नहीं हूं, तुम हो। मैंने चोरी की, ये मेरी गलती है, पर उसका दिल चुराने का इरादा नहीं था। वीरपाल उसकी बात सुनकर पहली बार शांत हुआ। सच का उजाला। काली ने थैला उसकी ओर बढ़ा दिया। खजाना ले जाओ, राजा को दे देना, गांव बच जाएगा। वीरपाल ने थैले को उठाया। दोनों की नजरें मिलीं। इस बार दुश्मनी नहीं, बल्कि तलखी और हकीकत थी। वीरपाल बोला, तू जा, गांव के पास मत दिखना। काली ने गहरी सांस भरी। तुम्हारे और रानी के बीच काली कभी नहीं आएगा। और वो अंधेरे जंगल में गायब हो गया। शेर की चाल, लेकिन दिल टूटा हुआ। वीरपाल उसे जाते हुए देखता रहा। उसका मन कह रहा था, ये चोर बुरा नहीं है,
पर उसकी इज्जत कह रही थी, सावधान रहो। सुबह की पहली किरणें गांव की कच्ची गलियों में फैल रही थीं। पंछियों की आवाज थी, पर माहौल में एक अजीब डर छाया हुआ था। राजा के सिपाही आज दोबारा गांव में आने वाले थे। रानी अपने आंगन में खड़ी थी, हवा में उड़ते पत्तों को देख रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, क्योंकि वीरपाल पिछली रात लौटा नहीं था। उसका दिल बार बार धड़क रहा था, हे भगवान, वो ठीक हो ना। वीरपाल का लौटना, घायल और चुप। गली के मोड़ पर अचानक लोगों की भीड़ होने लगी। रानी दौड़ती हुई बाहर आई। उसकी सांस रुक गई। वीरपाल आ रहा था, कंधे पर पट्टी बंधी हुई, चेहरा थका हुआ और आंखें भारी। रानी उसकी तरफ भागी। वीर, ये क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? वीरपाल रानी के सामने रुक गया। कुछ देर वो सिर्फ उसकी आंखों को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, एक आदमी मिला था जंगल में, उससे लड़ाई हो गई। रानी बोली, चोर? वही जिसने खजाना चुराया? वीरपाल की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, पर कहानी सिर्फ उतनी नहीं है। रानी का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? वीरपाल ने जवाब नहीं दिया। वो बस आंगन की ओर बढ़ गया। रानी के मन में तूफान उठ रहा था। वीर कुछ छिपा रहा है। रानी को अंधेरा महसूस होने लगा। दोपहर तक गांव में खबर फैल गई, वीरपाल खजाना लेकर वापस आ गया है। लोग इकट्ठे होने लगे। सिपाही भी आए और बोले, बहुत अच्छा वीरपाल, अब राजा गांव पर संदेह नहीं करेगा। सब खुश थे, पर रानी खुश नहीं थी। उसकी निगाह बार बार वीरपाल के चेहरे पर जा रही थी, जैसे वो किसी भारी राज के नीचे दबा हो। आखिरकार रानी ने पूछा, वीर, सच में क्या हुआ था? तुम इतनी चोट लेकर क्यों लौटे? वीरपाल ने चुपचाप कहा, काली से लड़ाई हुई। रानी का दिल सिहर उठा। काली? वही नकाबपोश? वीरपाल ने भौहें चढ़ाई। तुमने उसे याद रखा? रानी घबरा गई। नहीं, मेरा मतलब, वो मेले में जो मिला था। वीरपाल धीरे से बोला, वो तुम्हें देख रहा था उस दिन। मैंने उसकी आंखों में कुछ अजीब देखा था। रानी को मेले का वो पल याद आ गया। वो एक पल जब काली ने उसे देखा था, और उसके अंदर एक अनजानी छाया उतर आई थी। रानी ने सिर झुका लिया। वीरपाल का शक, काली का दर्द। शाम को, जब सब सो गए थे, वीरपाल आंगन में अकेला बैठा था। उसके मन में उथल पुथल थी। काली ने रानी को देखा था, उसकी आंखों में वो चमक। क्या वो सिर्फ चोर है, या कुछ और? वो सोचता रहा। काली ने चोरी वापस कर दी। लड़ना नहीं चाहता था, फिर भी लड़ना पड़ा। उसका मन कह रहा था, काली रानी के लिए खतरा नहीं, उसकी किसी कमजोरी का कैदी है। पर दिल कह रहा था, जाट अपनी औरत के पास किसी और की नजर बर्दाश्त नहीं करता। उधर जंगल में काली आग के सामने बैठा था। उसकी आंखों में झिलमिलाती लौ दर्द की तरह सुलग रही थी। उसके साथी सो चुके थे। वो अकेला सोच रहा था, काश मैं रानी को देख भी न पाता, तो ये दिल क्यों पिघलता। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो वीरपाल की है, काली की किस्मत नहीं। उसकी आंखों में नमी आ गई, जो उसने तुरंत पोंछ दी। रानी की बेचैनी, दिल का संकेत। रात गहरी हो रही थी। रानी खिड़की पर बैठी थी। हवा उसके बालों को छू रही थी, पर उसके दिल में भूचाल था। वो खुद से बोली, कौन है काली? क्यों उसके बारे में सोचकर ऐसा लगता है कि कुछ टूट रहा है? उसे वीरपाल की चोट की याद आई, फिर जंगल की लड़ाई, फिर मेले की आंखें। रानी का दिल बोल उठा। वो आदमी सिर्फ चोर नहीं था, उसकी आंखों में दर्द था, अकेलापन था,
और शायद सच भी था। उसने खुद को झटक दिया। नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है। वीर मेरा है। पर दिल जवाब दे रहा था। सच वही है जो दिल महसूस करे। और दिल बता रहा था, कहानी अभी शुरू हुई है। अचानक दरवाजे पर दस्तक। रात के अंतिम पहर, जब पूरा गांव सो चुका था, एक तेज दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रानी चौंक गई। वीरपाल तुरंत उठ खड़ा हुआ और भाले की पकड़ कस ली। दस्तक फिर हुई, इस बार और जोर से। वीरपाल ने दरवाजा खोला। बाहर राजा के 2 सिपाही खड़े थे। उनके चेहरे पर डर था। एक सिपाही बोला, वीरपाल, काली की टोली जंगल के उत्तर वाले हिस्से में देखी गई है। दूसरे ने कहा, राजा ने आदेश दिया है, अगर वो गांव के पास आया तो उसे पकड़ लो या मार दो। रानी का दिल धड़क उठा। वो सहम गई। वीरपाल के अंदर गुस्सा उभर आया। अगर उसने फिर मेरी ओर देखा भी, तो मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगा। रानी की सांस अटक गई, क्योंकि उसे आज पहली बार काली के लिए डर महसूस हो रहा था। रात बीत चुकी थी। सूरज की पहली किरणें गांव के कच्चे घरों पर पड़ रही थीं। पर आज का सवेरा किसी सुखद एहसास से नहीं, बल्कि डर और बेचैनी से भरा हुआ था। गांव में खबर फैल चुकी थी, काली की टोली जंगल के उत्तर हिस्से में देखी गई है। लोग अपने दरवाजे जल्दी जल्दी बंद कर रहे थे। औरतें बच्चों को अंदर बुला रही थीं। पुरुष ओसारी में बैठकर फुसफुसाहट में बातें कर रहे थे। ये चोर कहीं भी हमला कर सकते हैं। कहते हैं, उनकी आंखों में डर नहीं होता। औरतों को बख्शता नहीं कोई चोर। इन बातों से रानी का दिल और कमजोर होने लगा। रानी का डर, दिल की आवाज। रानी घर के आंगन में खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वीरपाल भाला साफ कर रहा था। उसके कंधे की चोट अभी भी दुख रही थी, पर उसकी आवाज में वही कठोरता थी। रानी, आज से तुम अकेली बाहर मत जाना। काली घूम रहा है आसपास। रानी की सांस अटक गई। उसने धीरे से कहा, वीर, क्या वो सच में खतरनाक है? वीरपाल गरजा, खतरनाक? वो एक चोर है, जिसकी वजह से गांव पर मुसीबत आई। मेरे कंधे पर ये घाव उसी का बनाया हुआ है। रानी चुप रही। उसके दिल में एक अजीब खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे काली के रेहेसे की ओर खींच रही हो। सोच रही थी, वो चोर, ऐसा क्यों लगता है कि वो सिर्फ चोर नहीं। उधर जंगल में काली की बेचैनी। काली अकेला सूखी नदी के किनारे बैठा था। आकाश बादलों से भरा था। हवा में नमी थी और उसके दिल में एक तूफान। उसके साथी बोले, सरदार, हमें गांव पर धावा बोलना चाहिए। राजा ने हमें दुश्मन मान लिया है। काली शांत आवाज में बोला, कोई हमला नहीं करेगा। हम किसी गांव वाले का नुकसान नहीं करेंगे, खासकर उस गांव का। एक साथी ने पूछा, क्यों उस गांव का, सरदार? काली कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, वहां कोई है जिसकी आंखों में मैंने उम्मीद देखी है। साथी हैरान रह गए। काली ने बात खत्म कर दी। वो उठ खड़ा हुआ। मुझे गांव जाना होगा, एक चेतावनी देने के लिए। साथियों ने पूछा, मगर सरदार, वहां सिपाही होंगे। काली ने तलवार म्यान में डाली। डर काली को नहीं रोकता, और वो अकेला गांव की ओर चल पड़ा। रानी पहली बार अकेली, किस्मत का बुलावा। दोपहर का समय था। घर की औरतें कुएं पर पानी भरने जा रही थीं। रानी भी निकल पड़ी, पर आज उसके कदम सामान्य से ज्यादा धीमे, ज्यादा बोझिल थे। कुआं गांव से थोड़ा बाहर था, जंगल की सीमा से लगभग आधा कोस दूर। रानी ने घड़ा रखा, पानी भरने लगी, पर तभी उसने पेड़ों के बीच किसी की आहट सुनी। सर।
सर। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कोई है? जवाब नहीं आया। फिर पत्तों की आवाज, कदमों की धीमी आहट। रानी का दिल बैठ गया। कहीं वो काली तो नहीं? और अचानक एक काला साया पेड़ के पीछे से बाहर आया। रानी के हाथ से घड़ा गिर गया। काली और रानी, पहली सीधी मुलाकात। जैसे ही साया पास आया, रानी पीछे हटने लगी। फिर काली ने हल्की आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रानी का दिल थम गया। वही आवाज, वही आंखें, वही अजीब सा दर्द। रानी ने कांपती आवाज में कहा, तुम काली हो? काली ने धीरे से सिर झुका दिया। रानी तुरंत बोली, तुम यहां क्यों आए हो? गांव में लोग डरे हुए हैं। वीरपाल तुम्हें ढूंढ रहा है। काली ने उसकी बात काट दी। मैं लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। रानी हैरान, चेतावनी? काली ने जंगल की ओर इशारा किया। राजा ने मेरे नाम पर एक नकली गिरोह खड़ा कर दिया है। वे गांव पर हमला करने वाले हैं और दोष मुझ पर डालेंगे। रानी दंग रह गई। काली की आवाज भारी हो गई। राजा नहीं चाहता कि तुम्हारा गांव सुरक्षित रहे। वो अपनी हार छिपाना चाहता है। और इस बार नुकसान सीधा गांव वालों का होगा। रानी की आंखें फैल गईं। तो तुम कह रहे हो हम खतरे में हैं? काली की आवाज टूट गई। हाँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें। वो रुक गया। उसने शब्द निगल लिए। रानी ने महसूस किया, उसके अंदर कुछ बेचैन है, कुछ असली, कुछ खरा। वीरपाल का आगमन, तूफान फट पड़ा। अचानक दूर से आवाज आई, रानी। रानी कहाँ चली गई? रानी ने चौंककर इधर-उधर देखा। वीरपाल आ रहा था और उसके पीछे दो गांव वाले भी। रानी डर गई। वीरपाल आ गया, वो तुम्हें देख लेगा। काली बिना डरे बोला, डर उसे होना चाहिए, तुम्हें नहीं। रानी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कृपया चले जाओ, वो तुम्हें मार देगा। काली ने हल्की मुस्कान दी, अगर मेरी मौत लिखी है तो वो भी मंजूर, पर मैं तुम्हें खतरे से बचाए बिना नहीं जाऊंगा। उसी पल वीरपाल पेड़ों से निकलकर सामने आया और उसकी आंखें सांप की तरह लाल हो गईं। काली, तू मेरी रानी के पास क्या कर रहा है? रानी चीख पड़ी, वीर, रुक जाओ। काली एक कदम पीछे हट गया, पर उसकी आंखों में आज डर नहीं था, केवल एक शांति, जैसे उसने मौत को अपना लिया हो। वीरपाल भाला उठाकर आगे बढ़ा। आज ये लड़ाई खत्म होगी। रानी दोनों के बीच आ गई। नहीं, ये हमें चेतावनी देने आया था। वीरपाल के कदम रुक गए, लेकिन उसकी आंखों में शक और गुस्से की आग और बढ़ गई। तुम काली की बातों पर भरोसा कर रही हो? रानी की आंखें भर आईं। उसकी आंखों में झूठ नहीं है, वीर। वीरपाल का दिल चीर गया। काली ने धीरे से कहा, मैं जा रहा हूं। मेरा काम था सच बताना, वो कर दिया। और वो जंगल की अंधेरी गहराई में गायब हो गया। रानी उसे जाते हुए देखती रही और वीरपाल उसके चेहरे को। दोनों के बीच एक नया तूफान जन्म ले चुका था। रानी अभी भी हल्के कंपन के साथ खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और आंखों में आंसू तो थे, मगर उनमें एक अजीब सी चमक भी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसे बचा लिया हो, जैसे किसी ने उसे फिर भरोसा करना सिखा दिया हो। वीरपाल ने धीरे से पूछा, डरी तो नहीं? रानी ने कांपती आवाज में कहा, अगर आप 2 पल और देर कर देते तो मैं जिंदा भी नहीं बचती। आप नहीं जानते वह चोर कितना। वह रुक गई, शब्द उसके गले में अटक गए। वीरपाल थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, अब वो कुछ नहीं करेगा।
मैं हूं न, और जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। रानी ने पहली बार पूरी तरह उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक उतर आई थी, वही चमक जो किसी डूबते इंसान को तक दिखाई देने पर आती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराए। शाम का सूरज अब ढल रहा था और हल्की लालिमा रानी के चेहरे पर पड़ रही थी। फिर रानी धीमी आवाज में बोली, आपने मेरी जान बचाई, और इस जंगल में मेरे अपने भी मेरे साथ नहीं खड़े थे, लेकिन आप खड़े रहे। वीरपाल ने कहा, किसी की रक्षा करना मेरा फर्ज है, खासकर उस स्त्री की जिसका दिल इतना साफ है कि वो दूसरों की मदद करते वक्त अपनी सुरक्षा भी भूल जाती है। रानी चौंकी। उसने पूछा, आप कैसे जानते हैं कि मेरा दिल साफ है? वीरपाल मुस्कुराया, जब आप उस बूढ़ी औरत को रास्ते में पानी दे रही थीं, मैं वही था। मैंने देखा कि आपके पीछे 3 आदमी खड़े थे। आपको उनकी परवाह भी नहीं थी। आपको बस उस औरत का प्यासा चेहरा दिखाई दे रहा था। ऐसे लोग कम होते हैं। उसके शब्द सुनकर रानी को पहली बार एहसास हुआ कि वीरपाल सिर्फ बाहुबल वाला आदमी नहीं, उसमें एक गहरी संवेदना भी है। रानी ने धीरे से कहा, आप बहुत अलग हैं गांव के बाकी लोगों से। वीरपाल हंसा, अलग तो मैं बचपन से ही था। लड़ाई भी अलग तरीके से करता हूं, और सोच भी अलग तरीके से। रानी को उसकी यह सादगी बहुत अच्छी लगी। वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, आप वाकई वीर हैं। आपके नाम जैसे। वीरपाल शर्मा गया, हल्का सा, अनजाने में। उसे एहसास ही नहीं था कि रानी को उसकी बातों में इतना असर पैदा हो सकता है। कुछ देर बाद उसने कहा, चलो गांव चलते हैं। अंधेरा बढ़ रहा है और यह जंगल भरोसे लायक नहीं। रानी ने थोड़ी घबराकर कहा, हाँ हाँ, चलिए। मैं अकेली यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। दोनों साथ साथ चलने लगे। रानी थोड़ा पीछे रह जाती तो वीरपाल रुककर उसे देखता और कहता, डरो मत, मैं यही हूं। रानी को पहली बार लगा कि सुरक्षा कैसी होती है। पहले वह महल की दीवारों से, सैनिकों से, राजसी सुरक्षा से घिरी रहती थी, पर मन में डर फिर भी रहता था। अब वो एक साधारण जाट के साथ चल रही थी, और फिर भी उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और यह नया एहसास उसके दिल में एक धीमी धुन की तरह बसने लगा। कुछ ही देर में दोनों जंगल से बाहर निकल आए। अंधेरा घिर चुका था और दूर गांव के चूल्हों की रोशनी टिमटिमा रही थी। रानी ने पूछा, आप अब कहाँ जाएंगे? वीरपाल बोला, मैं तुम्हें पहले घर तक छोड़ूंगा, फिर चौपाल जाऊंगा। गांव वालों को बताना पड़ेगा कि जंगल में खतरा बढ़ रहा है। रानी ने झिझकते हुए कहा, तो क्या मैं आपको फिर कभी देख सकूंगी? वीरपाल थोड़ा चौंका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। रानी ने मन ही मन कहा, किस्मत? मैं चाहती हूं कि तुम चाहो। जंगल के गहरे हिस्से में काली एक बड़े पत्थर के पास बैठा था। उसके होठों पर गुस्सा था और आंखों में चोट का अपमान। उसने अपने हाथ के घाव को देखकर फुफकारते हुए कहा, वीरपाल, तू जानता भी नहीं किससे टकरा गया है। मैं काली हूं, पहाड़ों के डाकुओं का वारिस। मैं हारता नहीं, बदला लेता हूं। उसके साथी डाकू उसके चारों तरफ खड़े थे। एक बोला, सरदार, वो आदमी बड़ा मजबूत है। सच कहें तो उससे पंगा लेना ठीक नहीं। काली बिजली की तरह गरजा, चुप। वो औरत मेरी थी, और वो वीरपाल ने उसे छीन लिया। अब मैं दोनों को सबक सिखाऊंगा। उसने हवा में खंजर उछाला। खंजर घूमता हुआ पैर में जा घुसा। साथियों की रूह कांप गई। काली ने अंतिम शब्द कहे, कल रात हम गांव चलेंगे, और पहले मैं उस औरत को, फिर वीरपाल को। उसके चेहरे पर एक दरिंदे की मुस्कान थी,
जंगल ने ये बदले की गूंज सुनी और हवा भी डर से ठंडी हो गई। रानी पहली बार किसी के बारे में सोचते हुए। दूसरी तरफ रानी अपनी खिड़की से बाहर झांक रही थी। चूल्हे की लौ धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल की लौ बढ़ रही थी। वह खुद से ही बात करती बोली, वीरपाल जैसा इंसान आज तक क्यों नहीं मिला मुझे, जो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सुरक्षा में खड़ा रहा। उसने अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ा और आंखों के कोनों को साफ किया। उसे तो पता भी नहीं कि आज उसने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, मेरे अंदर की हिम्मत भी वापस ला दी। उस रात रानी बहुत देर तक सो नहीं सकी। उसके मन में बस एक ही नाम था, वीरपाल। वीरपाल, अपने मन से लड़ते हुए। वीरपाल चौपाल के पास बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसका मन किसी अनजानी बेचैनी में डूबा था। वह खुद से बोला, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूं? वो तो बस एक औरत थी जिसे मदद चाहिए थी। पर उसके मन ने कहा, पर क्या तुमने पहले कभी किसी औरत को इस तरह देखा है? वीरपाल ने आंखें बंद कर लीं। रानी की डरी हुई आंखें, उसका कांपता शरीर, उसका धन्यवाद, सब उसके सामने घूमने लगा। पर उसी वक्त चौपाल पर कदमों की आवाज आई। गांव का बुजुर्ग बोला, वीरपाल, आज तूने बहादुरी दिखाई, लेकिन याद रख, जंगल के चोर बदला लेते हैं। तू होशियार रहना। वीरपाल ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। अगर वो फिर आया, तो इस बार वह बचकर नहीं जाएगा। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। अगली सुबह रानी ने कदम बढ़ाया। सुबह का सूरज उगा। रानी ने पहली बार बिना डर के दरवाजा खोला और गांव की तरफ देखने लगी। क्या आज उसे वो फिर दिखाई देगा? उसने हल्के से मन में कहा, काश वीरपाल मिल जाए। और जैसे किस्मत ने उसकी आवाज सुन ली, दूर खेतों से एक परिचित आकृति उसकी ओर आती हुई नजर आई। रानी का दिल धड़क उठा। वह धीरे से बुदबुदाई, सच में, मैं उसे फिर देख रही हूं। वीरपाल पास पहुंचा तो बोला, सुबह की नमस्ते रानी साहिबा, रात कैसी बीती? रानी ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज सुबह नहीं देख पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरपाल ने आंखें झुकाकर कहा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। फिर उसने थोड़ी घबराहट में पूछा, क्या आप ठीक है? रानी ने पहली बार खुलकर कहा, अब मैं ठीक हूं, क्योंकि आप पास है। वीरपाल चौंक गया। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ बदल गया हो। दूसरी तरफ काली चल पड़ा है गांव की ओर। जंगल में काली अपने साथ आदमियों के साथ कमर कस चुका था। उसने कहा, आज रात गांव की दीवारें भी हमें नहीं रोक पाएंगी। साथी बोले, सरदार, पहले किसे उठाएंगे? काली ने खंजर पर हाथ फेरा और कहा, पहले उस औरत को, फिर वीरपाल को। इस बार उसका बदला सिर्फ गुस्सा नहीं, खूंखार जुनून बन चुका था। कहानी अब पहले बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। रानी के दिल में पहली चाह उठ चुकी है। वीरपाल भी उससे प्रभावित हो रहा है। काली बदला लेने निकल चुका है। गांव पर खतरा मंडरा रहा है। कहानी एक बड़े विस्फोटक मोड़ के करीब है। जंगल के काले हिस्से में काली अपने साथ साथियों के साथ झुककर बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रात भर जलती रही हों। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ते हुए कहा, आज रात गांव की नींव हिला दूंगा। एक साथी डरते हुए बोला, सरदार, गांव में लोग ज्यादा है, पहरा भी कड़ा है। काली ने उसकी गर्दन पकड़ ली, तुझे मैं डरपोक बनाने नहीं लाया। आज मुझे बस उस औरत और उस जाट का चेहरा चाहिए। उसने तलवार निकाली, उसकी धार चमकी। आज रात चौधरी के खेत से घुसेंगे। सब सोए होंगे, कोई नहीं जान पाएगा।
मौत कहाँ से आई? साथी एक साथ बोले, जी सरदार। काली धीरे से बुदबुदाया, वीरपाल, तूने मुझे ललकारा है, अब मैं आ रहा हूं। गांव में रानी का दिल और डर। दूसरी ओर रानी अपने आंगन में खड़ी थी। खेतों से आती हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसके मन में शांति नहीं थी। रानी ने खुद से पूछा, क्यों लग रहा है? कोई बड़ा खतरा आने वाला है। तभी उसने देखा, दूर पगडंडी पर वीरपाल उसकी ओर आता दिखाई दिया। रानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल गई। उसने मन में कहा, उसकी मौजूदगी अजीब सी सुरक्षा देती है। वीरपाल ने पास आकर कहा, रानी, आप ठीक तो है? रानी ने धीरे से उत्तर दिया, आप आए, अब ठीक हूं। वीरपाल एक पल के लिए चौंक गया। रानी ने पहली बार यह इतना साफ कहा था। वह कुछ बोल पाता उससे पहले चौपाल से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। वीरपाल भैया, चौधरी जी बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि जंगल के तरफ कुछ गड़बड़ है। वीरपाल की आंखें एकदम सतर्क हो गईं। वह रानी की तरफ मुड़ा, आप घर से बाहर मत निकलना, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। रानी के दिल में तुरंत डर भर गया। कोई खतरा है क्या? वीरपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक मैं हूं, कोई खतरा आपके पास नहीं आएगा। रानी का दिल एक धड़कन छोड़ गया। चौपाल में तूफान की गंध। वीरपाल चौपाल पहुंचा, जहां गांव के 5 बुजुर्ग, 2 लड़के और कुछ औरतें खड़ी थीं। चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, वीरपाल, आज सुबह जंगल के किनारे किसी ने जानबूझकर आग लगाने की कोशिश की है। जमीन पर तलवारों के निशान भी मिले हैं। ये उसी चोर काली का काम है। गांव वाले घबरा गए। एक औरत ने कहा, राम राम, फिर वो यहां क्यों आया? चौधरी बोले, वो उस औरत के पीछे है जिसे तुम बचाकर लाए थे। वीरपाल का जबड़ा कस गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, वो गांव के किसी घर तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक मैं जिंदा हूं। चौधरी ने कहा, काली अकेला नहीं आता, उसके साथ पूरा दल होता है। रात का पहरा बढ़ाना पड़ेगा। वीरपाल ने बिना सोचे कहा, पहली रात पहरा मैं दूंगा। सबने राहत की सांस ली, क्योंकि गांव में वीरपाल से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था। शाम, रानी का इंतजार। रानी अपने घर के बाहर दिया जलाकर बैठी थी। उसका मन कह रहा था, वीरपाल आएगा, मुझे कुछ बताएगा। लेकिन जब वीरपाल नहीं आया, तो उसका डर फिर लौट आया। उसने खुद से कहा, कुछ होने वाला है, और मैं अकेली हूं। उसे वीरपाल की बातें याद आईं। दरवाजा बंद कर लेना। उसने दरवाजा बंद कर लिया, पर खिड़की से बाहर झांकती रही। रात, काली गांव में घुसा। चंद्रमा बादलों में छिपा था। गांव अंधेरे में डूबा था। काली और उसके साथ साथी खेतों के बीच से चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। काली ने फुसफुसाया, उधर वो घर है जहां वो औरत रहती है। उसकी आंखें चमक उठीं। साथी ने पूछा, और वीरपाल? काली ने दांत पीसते हुए कहा, वो जहां भी होगा, आज उसके गांव की दीवारें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेंगी। वे धीरे धीरे रानी के घर की ओर बढ़े। वीरपाल को हवा का झोंका भी बता देता है, खतरा आ गया है। वीरपाल चौपाल के पास खड़ा पहरा दे रहा था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, जैसे जंगल से कोई अशुभ संकेत आया हो। वीरपाल ने तुरंत भाला उठाया। उसने जमीन की तरफ झुककर सुना। घास में किसी के कदमों की बेहद हल्की सरसराहट। उसने मूठ भींच ली। काली, आज तू गांव में घुस आया है। उसका दिल एक ही दिशा में दौड़ गया, रानी का घर। काली रानी के दरवाजे पर। रानी अपने घर में खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। अचानक खिड़की के बाहर किसी की परछाई हिली।
रानी डर से पीछे हट गई। फिर दरवाजे पर भारी धमाका हुआ। धड़ाम। काली की आवाज आई, दरवाजा खोल, वरना तोड़ दूंगा। रानी चिल्लाई, कोई है? बचाओ। काली गर्जा, आज कोई नहीं बचेगा। दूर से वीरपाल की दहाड़। जैसे ही रानी आखिरी बार चिल्लाई, गांव के रास्ते से एक आवाज गूंजी, काली। काली ठहर गया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने तलवार निकाली। तू आ ही गया, वीरपाल? रानी ने दरवाजे के पीछे से डरते हुए पूछा। वीरपाल, आप आए? वीरपाल ने पहली बार इतनी गहरी आवाज में कहा। रानी, दरवाजा मत खोलना। उसकी आवाज में ऐसी आग थी कि मौत भी पीछे हट जाए। सुबह का सूरज अभी गांव की छप्परों पर ठीक से चढ़ा भी नहीं था कि जाटनी धोरू की आंखें खुल गईं। रात भर की थकान, डर और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ थी, पर भीतर एक अलग ही आग धधक रही थी। अपने पति, अपने घर और अपनी इज्जत की रक्षा की आग। उधर चोर वीरपाल भी पूरी रात नहीं सो पाया। उसने पहली बार महसूस किया था कि चोरी सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग और दिल से भी लड़ी जाती है। और धोरू जैसे तेज दिमाग के सामने वह पहली बार कमजोर पड़ रहा था। लेकिन भागना नहीं, वह अभी भी अपने मिशन पर था। वह खजाना, जिसके लिए वह महीनों से इस गांव की टोह ले रहा था। जाटनी का पुरखों वाला, कुंडल पीठ का सोना। वह सोना जिसे गांव वाले देवताओं की धरोहर कहते थे। और अब वीरपाल को साफ लग रहा था कि धोरू कुछ जानती है, या शायद बहुत कुछ। धोरू की पहली चाल। धोरू ने चूल्हे पर पानी चढ़ाया और बाहर आंगन में खड़ी होकर ऊंची आवाज में बोली, ओ वीरपाल, दूध लेने चलना है। जाट जल्दी लौट आए, उससे पहले काम निपटा ले। उसकी आवाज में साधारणपन था, लेकिन वीरपाल ने उसमें छुपा हुआ संदेश पकड़ लिया। धोरू उसे कहीं ले जाना चाहती थी। कहा, किस लिए? वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। इतना सब देखने के बाद वह धोरू पर शक भी कर चुका था, और भरोसा भी। दोनों रास्ते पर चल पड़े। गांव की औरतों के बीच तूफान। धोरू वीरपाल को सीधे गांव के कुएं पर ले आई। वहां 10-12 औरतें इकट्ठी थीं। बाल्टी, घड़े, हसीस ठिठोली और बीच में धोरू का अचानक पहुंचना। और धोरू ने जो किया, उसे सुनकर वीरपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। धोरू ने सबके सामने कहा, ए बहनों, ये मेरा देवर है, वीरपाल। शहर से आया है, सुबह की पूजा के लिए कुंडलपीठ के सोने का रास्ता पूछ रहा था। कह दो इसे कि सोना कैसे मिलता है। वीरपाल का दिल धक से रुक गया। धोरू ने कुंडलपीठ के सोने का नाम सबके सामने ले लिया, वह भी उसे अपना देवर बताकर। औरतें हंसने लगीं। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि जाटनी झूठ बोल भी दे तो ऐसे बोलती थी कि भगवान भी मान जाए। एक बूढ़ी औरत बोली, ए धोरू, कौन सा सोना? अरे वो तो पुरानी कथा है, बस नाम भर रह गया है। दूसरी बोली, देवर, अगर सोना चाहिए तो कर्म का सोना कमाओ, ये कहानी वाला सोना किसे मिला है? औरतें खिलखिलाकर हंसने लगीं। लेकिन धोरू ने बीच में फिर बात पलट दी। चल देवर, यहां कोई काम का बताएगा नहीं, चलकर खुद देखते हैं। वीरपाल समझ गया। धोरू उसे औरतों के बीच इसलिए लाई थी ताकि साबित कर दे कि सोने का राज किसी को नहीं पता। वह उसे भ्रमित कर रही थी। उसका इरादा उसे भटकाने का था। लेकिन धोरू ने आगे जो किया, उसे देखकर उसका दिमाग घूम गया। धोरू की दूसरी चाल, अग्निपर्क। धोरू उसे गांव के बाहर ले आई, घाटी की ओर, जहां मंदिर का रास्ता जाता था। पेड़ों की छाया लंबी होने लगी थी। पंछी चहचहा रहे थे। लेकिन दोनों में से किसी की नजर प्रकृति पर नहीं थी। धोरू अचानक रुक गई। वीरपाल ने पूछा, क्यों रुकी? धोरू धीरे से बोली, सच बोलो वीरपाल,
तुम्हें कुंडलपीठ के सोने का रास्ता किसने बताया? वीरपाल चौंक गया। तुम समझती क्या हो? मैं कोई। धोरू ने बीच में ही उसकी बात काट दी। झूठ मत बोलो। तुमने रात वाले तेवर में ही सब बता दिया था। तुम सोना ढूंढने आए हो, ऐ न? वीरपाल ने पहली बार किसी की आंखों में इतना साफ और निडर सच देखा। वह मजबूरी से नहीं, आत्मविश्वास से बोल रही थी। वह चुप हो गया। धोरू ने जमीन पर एक लकड़ी से गोल रेखा खींची। ये है सीमा। अगर तुम इस लाइन को पार कर गए, तो ये मान लूंगी कि तुम चोर हो। और अगर चोर हो, तो मैं चाहे अकेली हूं, पर अपनी इज्जत, अपने घर और अपने जाट के लिए आग बन जाऊंगी। वीरपाल ने उसकी आंखों में डर नहीं, आग देखी। जंगली, खतरनाक, पर पवित्र आग। धोरू फिर बोली, लेकिन अगर तुमने लाइन नहीं पार की, तो मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो आज तक इस गांव की औरतें भी नहीं जानतीं। वीरपाल दंग रह गया। क्या सचमुच सोने का राज धोरू जानती थी? या यह सिर्फ जाल था? उसके सामने दो ही रास्ते थे। एक, लाइन पार करके चोर बनना। दो, या रुककर इंसान बन जाना। वह क्या करेगा?